सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से। कुछ दिन पहले ये अपडेट आया था कि तेजस MK1A के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया था। उसके बाद HAL को सवाल किया गया कि किस वजह से DRDO के द्वारा डेवलप किए गए D29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को इग्नोर करके इजरायली सिस्टम को सिलेक्ट किया जा रहा था। इसका जवाब देते हुए अभी HAL की तरफ से बताया गया है कि D29 सिस्टम को भी डेवलप करने के लिए इजराइल की तरफ से इंडिया को मदद किया गया था और अभी इसे अपग्रेडेड MiG-29 में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे तेजस में डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। इसी वजह से HAL की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को D29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को रीडिजाइन करने के लिए भी बातचीत किया जा रहा था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी और इसी वजह से HAL के द्वारा एक मल्टी वेंडर टेंडर को निकाला गया था जिसमें 6 से 7 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रहे थे और अंत में इस टेंडर में इजरायली फार्म को सिलेक्ट किया गया था। तेजस को लेकर HAL के चेयरमैन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि 2019 के मार्च तक वो तेजस के IOC स्टैंडर्ड के सारे एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाले हैं और FOC स्टैंडर्ड के सारे तेजस को 2022 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। इसरो की तरफ से अभी एक ऐसी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जो कि वर्टिकली टेक ऑफ और वर्टिकली लैंड कर सकता है और अभी इसरो स्पेसएक्स की फाल्कन 9 और ग्रासहॉपर की बराबरी का एक रॉकेट को डेवलप करना चाहती है। इसरो के जाने माने प्रोफेसर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडिंग डायरेक्टर डॉक्टर BN सुरेश जी ने इस लॉन्च व्हीकल के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें एक सुपरसोनिक रेट्रो प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और एक रिट्रैकेबल लैंडिंग लेग्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि रॉकेट को वापस अपनी लॉन्च पैड पर प्लेस करने में मदद करेगी। इस लॉन्च व्हीकल में इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम और नेविक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको टेस्ट करने के लिए अभी इसरो के द्वारा एक स्पेशल लैंडिंग साइट को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इसकी टेस्ट कब किया जाएगा इसको लेके अभी तक कोई भी डाटा नहीं दिया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। एयर डिफेंस मिसाइल को बेहतर तरीके से ऑपरेट करने के लिए अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी एयर डिफेंस ऑफिसर को इजराइल भेजा जाने वाला है जहां पर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग की ड्यूरेशन करीब 1 साल तक है और इंडियन आर्मी की तरफ से अभी 4 मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर को इजराइल भेजा जाने वाला है। इन सिलेक्टेड ऑफिसर को इजराइल में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की ऑपरेशन को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी और जब वो वापस इंडिया आएंगे तो वो बाकी इंडियन ऑफिसर को ट्रेन करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट में बताया गया है कि अभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक पुराने हो चुके हैं और इनको मॉडर्न सिस्टम के साथ रिप्लेस करना जरूरी है और अभी हम इसको धीरे धीरे करके अपग्रेड भी कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को आमतौर पर एयर बेसेस, डैम्स, ऑयल रिफाइनरीज, पावर प्लांट और एमुनिशन डिपो जैसे हाई वैल्यू टारगेट में डिप्लॉय किया जाता है ताकि दुश्मन की एयर अटैक से इनको बचाया जा सके और अभी हम आकाश शाम से लेके S-400 सिस्टम तक कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम को धीरे धीरे करके हमारे फोर्सेस में शामिल कर रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। रिसेंटली हमारे नेवी चीफ सुनील लांबा जी का एक इंटरव्यू लिया गया था जिसमें उन्हें चाइना की एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सवाल किया गया था कि अब चाइना तेजी से अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट को बढ़ा रही है और 2024 तक शायद चाइना के पास 3 से 4 कैरियर मौजूद हो सकते हैं। पहले की बात की जाए तो अभी तक हम चाइना से एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में आगे थे, लेकिन अब शायद हम चाइना से इस मामले में पिछड़ सकते हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि चाइना तेजी से अपनी फ्लीट में नए नए वेसल को इंडक्ट कर रहा है और 2024 तक चाइना के पास 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकते हैं, जबकि हमारे पास 2024 में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाले हैं। लेकिन कैरियर ऑपरेशन के मामले में हमारे पास चाइना के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और अभी इस मामले में हम चाइना से काफ़ी आगे हैं। INS विक्रांत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अभी इसका आउटफिटिंग एडवांस स्टेज में आ चुकी है और इसकी मशीनरीज का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इसकी सी ट्रायल 2020 में शुरू होने वाली है और इसे ऑफिशियली 2021 में इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। वहीं पर प्रोजेक्ट 75I के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर प्रोग्राम के लिए जिन जिन कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है उनकी लिस्ट को 2018 के 31 दिसंबर के बीच ही पब्लिश किया जाएगा और 2019 की पहले हाफ में इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी कर दिया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की दूसरी सबमरीन रेस्क्यू वेसल को लेके है।
आप सबको पता होगा कि इंडियन नेवी की तरफ से टोटल 2 डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल यानी कि DSRV के लिए JFD को ऑर्डर दिया गया था। इस डील की कीमत करीब 193 मिलियन यूरो था और इसके अंदर टोटल 2 थर्ड जनरेशन DSRV यानी कि डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल खरीदे गए थे। डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल के साथ साथ लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम, ट्रांसफर अंडर प्रेशर सिस्टम और सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट इक्विपमेंट को भी प्रोवाइड किया जाने वाला था, जिसमें 25 साल की मेंटेनेंस भी शामिल था। इसी क्लास की पहली वेसल को हाल ही में ही इंडियन नेवी में इंडेट किया गया है और दूसरी वेसल को अभी JFD के द्वारा इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। पहले उम्मीद किया गया था कि इसे जनवरी 2019 में डिलीवर किया जाएगा और इसे मार्च 2019 में इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से। एक रिसेंट रिपोर्ट से पता चला कि अभी हमारे आर्म फोर्सेस में मैन पावर की एक बहुत ही बड़ी गैप बन चुकी है, क्योंकि अभी हमारे फोर्सेस में करीब 74,000 ऑफिसर्स की ज़रूरत है, जबकि रियलिटी में अभी बस 65,000 ऑफिसर्स ही मौजूद हैं। हमारे जो बॉर्डर लाइन है वो करीब 15,106 किलोमीटर लंबी है, जबकि कोस्टल लाइन 7,516 किलोमीटर लंबी है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इंडिया में आपको हर तरह की वेदर और क्लाइमेट मिल जाएगी और हमारे बॉर्डर्स कुछ ऐसे इलाके में हैं जहां पर आपको +55 डिग्री से लेके -55 डिग्री तक का टेम्परेचर का सामना करना पड़ सकता है और उन मुश्किलों के मुकाबले हमारे जवानों को इतनी अच्छी खासी सैलरी भी नहीं दी जाती है। जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर में AC रूम के साथ साथ एक अच्छी खासी सैलरी पैकेज मिल जाती है, जिस वजह से क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं और ये मेन रीज़न है जिस वजह से हमें ऑफिसर्स की कमी हो रही है। इस बात को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर राजेश्वर यादव जी के द्वारा बताया गया है। 2018 के मार्च तक आर्मी में ऑफिसर रैंक की स्ट्रेंथ 50,028 होनी चाहिए थी, जबकि ये बस अभी 42,734 है और आर्मी में अभी 7,294 ऑफिसर्स की कमी है, जो कि ऑथोराइज स्ट्रेंथ के मुकाबले करीब 14.57% कम है। वहीं पर नेवी में भी 11,415 की जगह पर 9,925 ऑफिसर हैं, जो कि ऑथोराइज स्ट्रेंथ से 12.76% कम है और एयरफोर्स में 12,584 ऑफिसर की जगह पर 12,392 ऑफिसर्स हैं और एयरफोर्स में बस 1.52% की शॉर्टेज है, जो कि आर्मी और नेवी के मुकाबले काफ़ी कम है। अगला अपडेट कश्मीर को लेके है। आप सबको पता होगा कि कश्मीर में आतंकवादी एक्टिविटीज को पाकिस्तान के द्वारा ही बढ़ावा दिया जाता है और इसके लिए पाकिस्तान से ही आतंकवादियों को लगातार इंडियन बॉर्डर में घुसपैठ कराया जाता है और इसी साल ही करीब 100 आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक अभी कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है और पिछले कुछ दिनों में एक भी आतंकवादी एक्टिविटी बॉर्डर पर नजर नहीं आई है। इसमें आप सोच सकते हैं कि शायद ये पाकिस्तान की नई सरकार के बदौलत हो रहा है और शायद इमरान खान का नया पाकिस्तान अब आतंकवादियों को बढ़ावा नहीं दे रहा है। और जैसे कि इमरान खान कहते हैं कि वो इंडिया के साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, तो ये उनकी तरफ से इंडिया के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकती है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप दिसंबर के महीने में भी अप्रैल फुल बन गए, क्योंकि कश्मीर में अभी थोड़े दिन पहले ही बर्फ गिरना शुरू हो गया था। ये सुअर जिस रास्ते से घुसपैठ करते थे वो रास्ता धीरे धीरे करके अभी बंद हो रहा है और इसी वजह से जब से बर्फ गिरना शुरू हुआ है तब से इनकी हरकत कम देखने को मिल रही है और जो ऑफिसर इनकी हरकतों पर बराबर नजर रखते हैं उनका कहना है कि इस सीजन में आतंकवादी आमतौर पर कश्मीर के बदले जम्मू सेक्टर में घुसपैठ करते हैं या फिर उरी सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, जहां पर बर्फ थोड़ी सी कम गिरती है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।